हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना पढ़ाई जो है अच्छे से कर रहे होंगे। आपकी एग्जाम जो है फाइनली जो पॉलिटेक्निक थर्ड सेमेस्टर का एग्जाम था वो स्टार्ट होने वाला है। और सबसे पहला आपका जो सब्जेक्ट है वो इन्वायरमेंट स्टडीज है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इन्वायरमेंट स्टडीज के अंदर आप लोग को मॉडल पेपर जो पिछले बार पूछा गया था किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और देन अभी जो आने वाला है एग्जाम के अंदर वो किस तरह से पूछे जाएंगे, वो दोनों के बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। राइट, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। जितने लोग क्लास को ज्वाइन करते हैं सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसकी लाइव क्लासेस भी चलेगी आज के आज। ठीक है, तो अभी मैं फिक्स टाइम तो नहीं बताऊंगा, लेकिन सभी लोग जितने भी स्टूडेंट यहाँ पे जुड़ रहे हैं सभी स्टूडेंट जो है टेलीग्राम ज्वाइन करके रख लेना, क्योंकि टेलीग्राम पे हम सारा अपडेट देते रहते हैं। ठीक है, तो वहाँ पे आपको अपडेट ये पता चल जाएगा कि कब आपको क्लास ये चलने वाला है। ठीक है, आर के स्टडी 2.0 के नाम से जो है टेलीग्राम चैनल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर भी लिंक है, तो वहां से भी क्लिक करके आप लोग ज्वाइन कर लो। इसकी पीडीएफ जो है वो भी हम टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा देंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है, आप जिसमें कंफर्टेबल हो इस पेपर को पढ़ सकते हैं। राइट, उस हिसाब से अपना तैयारी भी कर सकते हो। रिपीटेड क्वेश्चन भी हम बताएंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन रिपीटेड है। एग्जाम के अंदर जा रहे हो तो इतना ध्यान रखना कि आप लोगों को अपने मोबाइल फोन या कुछ इस तरह की चीजों को लेकर नहीं जाने हैं, नकल नहीं मारने हैं। राइट, अगर ऐसा चीज पकड़ाते हो तो तुम्हारा रेस्टिकेट कर दिया जाएगा। पहला देखो क्वेश्चन में क्या है, नोट सभी प्रश्न को हल करने हैं। पहला क्वेश्चन हमारे लिए क्या पूछा गया है, इसमें कहा गया है कि आपको दो करने हैं। तीन क्वेश्चन दिए जाएंगे जिसमें आपको दो क्वेश्चन करने हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं। तीनों के तीनों क्वेश्चन करना अलाउ नहीं है, जिसके लिए आपको 10 नंबर मिलेंगे, एक क्वेश्चन के लिए 5 नंबर। राइट, पहला क्वेश्चन देखो दिया गया है कि पर्यावरण की संरचना व्याख्या की तथा इकोलॉजी की परिभाषा दीजिए। ठीक है, इकोलॉजी ये आपसे पूछा जा रहा है इकोलॉजी के बारे में। तो आप लोग एक चीजें यहाँ पे ध्यान में रखना कि सबसे पहले आप इंट्रोडक्शन में पर्यावरण क्या होता है ये लिख लेना। ठीक है, पर्यावरण परिधन आवरण ये दो अर्थ से मिला है। ठीक है, परिधन आवरण से लेकर मिला है, जहाँ की चारों तरफ हमें पर्यावरण देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो उसकी संरचना की आपको व्याख्या करना है तथा आपको ये बताना है कि इकोलॉजी क्या होता है, इसको भी आपको परिभाषित करनी है। ठीक है, थोड़ा सा हम पर्यावरण के तात्पर्य के बारे में थोड़ा सा और हम अच्छे से बताते हैं, इसके बाद फिर आप संरचना भी बना के दिखाएंगे कि किस तरह से पर्यावरण की संरचना होती है। ठीक है, तो इस पृथ्वी के अंदर ऐसे समझ सकते हैं कि पर्यावरण से तात्पर्य यह होता है कि जीवधारियों एवं वनस्पतियों के चारों ओर जो वातावरण होते हैं उसी को पर्यावरण कहते हैं। इसका मतलब होता है परिधन आवरण। इसका मतलब अलग अलग दो पार्ट में भाग करें पर्यावरण का, तो ये होता है परि का मतलब होता है चारों। ठीक है, और आवरण का मतलब होता है तरफ। ठीक है, तो आवरण चारों और आवरण का मतलब है घिरा हुआ, घिरा हुआ। ठीक है, परि का मतलब हो गया कि चारों तरफ या चारों ओर, और आवरण का मतलब हो गया कि घिरा हुआ। ठीक है, तो चारों ओर घिरा हुआ ऐसे हम समझेंगे कि चारों ओर घिरा हुआ जो हमारा आवरण होता है वही हमारा क्या कहलाता है, पर्यावरण कहलाता है। ठीक है, तो जो भी इन्वायरमेंट होंगे चारों तरफ हमारे, जैसे कि जीवधारियां हो गए या वनस्पति हो गई, जो भी चीजें होंगी वो सारी चीजें पर्यावरण के अंदर आ जाएंगी। राइट, आई होप कि आप लोग ये पर्यावरण क्या होता है आप लोग समझ गए होंगे। इसके अंदर जब इंट्रोडक्शन आप इतना लिख लोगे तो फिर एक चीज इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है कि संरचना की व्याख्या कीजिए। मैंने आप किस तरह से संरचना बना सकते हैं। ठीक है, तो ऊपर में सबसे पहले यहाँ पे लिखना पर्यावरण। राइट, पर्यावरण लिखने के बाद फिर आपको करना क्या है कि यहाँ पे अपना दिखा देना कि इसके अंदर कौन कौन सी चीजें आती हैं। तो आप लोग सबसे पहले दिखा सकते हो कि स्थल मंडल आता है। राइट, क्या आता है, स्थल मंडल आता है। दूसरा आप दिखा सकते हो जल मंडल आता है। पर्यावरण में जितने आते हैं वो सारे के सारे यहाँ पे लिख सकते हो। वायुमंडल आता है। राइट, और एक और हमारा आता है जैव मंडल। राइट, तो इस तरह से आप लोग पर्यावरण का संरचना बना सकते हो। स्थल मंडल के अंदर पूरा स्थल आ जाएगा, जल मंडल के अंदर पूरा जल मंडल आ जाएगा, वायुमंडल, जैव मंडल। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे मंडल होते हैं। अब जैसे हमारा वायुमंडल हो गया तो वायुमंडल के भी कई टाइप से होते हैं, जैसे कि हमारा क्षोभ मंडल होता है, क्षोभ मंडल। राइट, और हमारा होता है समताप मंडल, इसके अंदर समताप मंडल। राइट, साथ ही साथ इसके बाद फिर हमारा मध्य मंडल होता है, मध्य मंडल। ठीक है, और फिर हमारा ये काम यहाँ पे
तापमंडल, राइट। अब तापमंडल जो होते हैं इसके भी दो हमारे पास यहाँ पे टाइप्स होते हैं। पहला जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं आयन मंडल, और जो हमारा एक और होता है उसको बोलते हैं वायुमंडल, वायुमंडल, ठीक है। इस तरह से आप लोग जो है पर्यावरण की संरचना बना सकते हैं। आई होप कि आप लोगों ने समझ लिया होगा कि पर्यावरण की संरचना आपको किस तरह से बनानी है, ठीक है। पर्यावरण में यहाँ पे आपको संरचना में चार टाइप से दिखाना है: स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल, जैव मंडल। अब वायुमंडल के अंदर आपका यहाँ पे क्षोभ मंडल, यहाँ पे समताप मंडल, मध्य मंडल, फिर एक तापमंडल, ठीक है। इतना आपके चार यहाँ हो जाएंगे। तापमंडल के अंदर दो, आयन मंडल और वायुमंडल, ठीक है। इतना आप लोग पर्यावरण की संरचना बना सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको इरेज कर देता हूँ, राइट। तो आपको मतलब अच्छे से इस तरह से पेपर को सॉल्व करने हैं अपने एग्जाम के अंदर, जिससे कि आपको अच्छा मार्क्स मिले। साथ ही साथ डिफिनेशन, साथ ही साथ आपको पॉइंट बाय पॉइंट करके सारी चीज़ों को लिखने हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर पाने के लिए आपको कम से कम 3 से लेके 5 पेज आपको भरने हैं, ठीक है। तो आप लोग जैसे पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन 5 पेज या 4 पेज भरने की कोशिश करना, मिनिमम 3 होना ही चाहिए, ठीक है। 3 से कम करोगे तो आपको 5 नंबर नहीं दिए जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक और सवाल इसी में जोड़ दिया गया है, इकोलॉजी। तो देखो 3 पेज तो भरना आराम से है कि इकोलॉजी क्या होता है, ठीक है। इकोलॉजी की अगर हम बात करें तो इकोलॉजी का जो उत्पत्ति हुई है या फिर ये जो यहाँ से ये नाम आया है, वो आया है ग्रीक भाषा से, ठीक है। तो इसके अगर हम बात करें कि इकोलॉजी क्या होती है, ठीक है, तो इकोलॉजी जो है पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव, ठीक है, कौन कौन से? पौधे, जानवर एंड सूक्ष्म जीव, माने छोटे जो जीव होते हैं उसको सूक्ष्म जीव बोलते हैं, ठीक है। जानवर में बड़े बड़े जीव आ गए, पौधे में सारे पौधे आ गए, ठीक है। इन जो हमारे पास जो पौधे, जानवर और सूक्ष्म जीव हैं, इनके समुदायों का एक क्या होता है, एक हमारा गत्यात्मक परिसर होता है, ठीक है, जो कि इनका निर्जीव पर्यावरण को एक कार्यात्मक इकाई के रूप में काम करते हैं। तो ये जितने भी हैं एक हमारा कह सकते हैं कि इकोलॉजी सिस्टम के अंदर, ठीक है, इकोलॉजी के अंदर, इकोसिस्टम नहीं है, इकोलॉजी है। तो इकोलॉजी के अंदर ये क्या होते हैं कि निर्जीव जो पर्यावरण होते हैं, निर्जीव का मतलब जिसके अंदर मान लो जीव हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्या बोलते हैं कार्यात्मक इकाई है, उनके रूप में जो है इसको काम करते हैं, राइट। तो ऐसे बोल सकते हैं ये हमारा इकोलॉजी सिस्टम होता है, ओके। अब हम बात करेंगे दूसरा, देखो हमारा दिया गया है इकोसिस्टम की क्रियाएं की व्याख्या कीजिए। इकोसिस्टम क्या होता है इसको थोड़ा सा हम लोग समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इंग्लिश में भी आप लोग देख लेना यार, इकोसिस्टम, राइट। इकोसिस्टम का मतलब होता है पारितंत्र, ठीक है। अब ये देखो पारितंत्र की क्रियाएं की व्याख्या करना है, तो इसमें क्या होता है कि प्रकृतिक में जो जीव हैं, ठीक है, जीव के विभिन्न समुदाय एक साथ रहते हैं तथा परस्पर एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, अपने भौतिक पर्यावरण के साथ एक पारिस्थितिकीय इकाई के रूप में क्रियाएं करती हैं, ठीक है। तो उसे ही हम बोल देते हैं क्या, इकोसिस्टम बोल देते हैं, राइट। तो आप लोग याद रख लेना कि जीवों के विभिन्न समुदाय, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर लेता हूँ यहाँ पे। जीवों को, जीवों के, ठीक है, जीवों के विभिन्न समुदाय, ठीक है, विभिन्न समुदाय, राइट, एक साथ, एक साथ रहते हैं तथा परस्पर एक दूसरे के साथ, ठीक है, एक दूसरे के साथ क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ भौतिक पर्यावरण के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ, भौतिक पर्यावरण के साथ क्या करते हैं, क्रियाएं करते हैं, क्रियाएं करते हैं, उन्हें हम बोल सकते हैं इकोसिस्टम, ठीक है। तो ये अच्छे से पढ़ लेना इकोसिस्टम क्या आता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट में है, रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आते हैं। बाकी बात जैसे इकोसिस्टम और इकोलॉजी सिस्टम ये दोनों पूछ सकता है, तो आप लोग ये दोनों तैयार कर लेना। पर्यावरण प्रदूषण नियम, तो नियम जितने भी होंगे, राइट, जितने भी नियम होंगे वो सारे के सारे पढ़ लेना। पर्यावरण प्रदूषण नियम 1986 के अंदर क्या हुआ होगा, आप लोग पहले अपने दिमाग में सोचिए कि क्या हुआ हो गया, ठीक है। इसमें देखो क्या हुआ था कि हमारा जो पर्यावरण प्रदूषण नियम 1986 है, इसमें भारतीय संविधान के अनुसार इनके अनुच्छेद था, मैं इनका अनुच्छेद बता देता हूँ, 253 में,
इसको मतलब बनाया गया है। तो नियम जितने भी आपके आएंगे, राइट, नियम जितने भी आपके बुक्स में होंगे वो सारे के सारे नियम पढ़ लेना। तो पर्यावरण प्रदूषण नियम 1986 में संविधान के अंदर बताया गया है 253 अनुच्छेद में, राइट, 253 अनुच्छेद में बताया गया है इस अधिनियम के द्वारा जो अंतर्राष्ट्रीय समझौते को प्रभावी करने के लिए कानून बनाया या जो भी प्रावधान हुआ है, ठीक है। संविधान का अनुच्छेद 48 ए निर्देशित करता है कि राज्य के पर्यावरण की जो रक्षा है या सुधार करने तथा देश के वनों में वन्य जीवों की जो रक्षा करने का प्रयास करेगा, ठीक है, उसी के बारे में ये पूरा का पूरा जो है विवरण दिया गया है। तो पर्यावरण प्रदूषण नियम के अंदर आपको इसमें ये चीज बताए जाएंगे कि आप इसमें किस तरह से पर्यावरण को सुरक्षित कर सकते हैं, राइट। तो इस बात को आप लोग यहाँ पे ध्यान में रख लेना कि हम किस तरह से अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं, और उसी का नियम पूरा का पूरा पढ़ लेना। तो ये देखो जितने भी नियम हैं आपके सारे के सारे पढ़ लेना, ठीक है, और जितने भी नियम होंगे। अगला देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि वायु प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो वायु प्रदूषण किस किस से होता है, आप लोग फटाफट से कमेंट करके बताना कि वायु प्रदूषण किस किस से होता है। तो जैसे कि वायु प्रदूषण के कारण हो सकते हैं, जैसे मान लो कोयला, राइट, ठीक है, क्योंकि कोयला से हमारा जो है वो वायु प्रदूषण होता है। दूसरा, मिट्टी के जो तेल होते हैं बंद हो गए, मिट्टी के तेल जो है वो बंद हो गए, तो उससे भी होते थे, तो वायु प्रदूषण होने के वजह से ये मिट्टी के तेल बंद कर दिए गए हैं। वैसे उतना तो यूज नहीं होता था, बट ठीक है, ये हम अपना एग्जाम्पल में लिख सकते हैं, ठीक है। अगर कोई चीज जलाऊं है, जैसे कि लकड़ी हो गया, गोबर हो गया, तो इस तरह के जो चीजें होती हैं वो सारे के सारे वायु प्रदूषण को हानि पहुंचाते हैं, ठीक है। तो सारा का सारा स्रोत जो है वो आप लोग यहाँ पे लिख सकते हो। प्रभाव क्या पड़ता है मनुष्य में, तो उसको भी लिख देना कि इससे कैंसर होता है, ये होता है, वो होता है, जो लिखना चाहो लिख सकते हो, ठीक है। तो देखो इसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड होता है, उससे भी हमारा जो है वायु प्रदूषण होता है, राइट। तो काफी ऐसे ऐसे चीजें हैं जिनकी वजह से हमारा वायु प्रदूषण हो सकता है, तो आप लोग लिख सकते हो। अगला है हमारा जल प्रदूषण के विभिन्न स्रोतों की व्याख्या कीजिए। तो जल प्रदूषण किससे होता है, तो जल प्रदूषण देखो किस किस से होता है, एक तो मानव से भी होता है, ठीक है, जल प्रदूषण मानव भी करता है, जानवर भी करता है, राइट। तो ये जितने भी चीजें हैं, या फिर हमारे कोई सूक्ष्म जीव होंगे, ठीक है, या जलधारी जो होते हैं, जलधारी का मतलब होता है जैसे मछली हो गए, या फिर हमारे पास और बहुत सारे होते हैं, मगरमच्छ हो गए, तो ये सारी चीजों से हमारा जल प्रदूषण भी होता है। इसमें इंसान मतलब रोकथाम के लिए आप क्या कर सकते हैं, ये भी आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, राइट। अगला आपका क्वेश्चन क्या है, अगला देखो क्वेश्चन है कि वायु प्रदूषण से बचाव तथा रोग संबंधित 1981 की व्याख्या कीजिए, राइट। तो इसमें क्या हुआ था, वायु से रोकथाम के लिए नंबर 1 में ये हुआ था कि वायु को रोकथाम के नियंत्रण एवं अधिनियम 1981 की मुख्य विशेषता ये थी कि वायु और वायु प्रदूषण के मामले पे जो केंद्र सरकार की जो सलाह देना है, ठीक है, या उसके राज्य सरकार से जो बोर्ड की उनके कार्यों की सलाह देनी है या समर्थन लेनी है, वो अच्छे होने चाहिए। तो वायु प्रदूषण से बचाव के लिए 1981 के अंदर जो भी व्याख्या किए गए हैं, जो नियम किए गए हैं, वो पूरा का पूरा डिटेल पढ़ लेना। इसमें यही बताया गया कि वायु प्रदूषण होने से हम कैसे उसको रोक सकते हैं, राइट। तो उसके बारे में अच्छे अच्छे से मतलब अनुच्छेद के अंदर दिए गए हैं। तो आप लोग जब बुक्स अच्छे से पढ़ोगे तभी समझ में आ जाएगा, राइट। अगला क्वेश्चन देखो क्या किया गया है कि अम्ल वर्षा क्या होता है, ठीक है, ये भी बहुत ही बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका क्वेश्चन है कि अम्ल वर्षा क्या होता है, इसका प्रभाव मनुष्य तथा कृषि पर क्या पड़ता है, ये बताइए, राइट। अम्ल वर्षा देखो, अम्ल और वर्षा जो है उसको हम लोग अम्लीय भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, अम्लीय, ठीक है, अम्लीय वर्षा भी बोल सकते हैं इसको। अम्ल वर्षा को हम लोग अम्लीय वर्षा भी बोलते हैं। अम्लीय वर्षा के कारण मृदा की जो अम्लीय होती है, मृदा मृदा की जो अम्लीय होती है वो बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। उसी को इसी के वजह से जो है मानव तथा जलीय जीवन पर क्या होता है, विपरीत प्रभाव पड़ता है, तथा कृषि उत्पादन की जो है कम हो जाती है। तो जल जो हमारा अम्लीय वर्षा होता है, इससे हमारा जो मनुष्य होते हैं उस पर प्रभाव पड़ते हैं, साथ ही साथ जो कृषि होती है वो कम हो जाती है, कृषि पर यही प्रभाव पड़ता है, ये कृषि में नुकसान होता है, ठीक है, कृषि में नुकसान होता है, मनुष्य में नुकसान होता है अम्लीय वर्षा होने का कारण यही है, ठीक है। अम्लीयता जो होती है साइकर कैब्रोन मतलब कुछ ऐसे जो है गैस होती हैं जिसकी वजह से जो है अम्लीय वर्षा होती है, ठीक है। तो काफी सारे चीजों को नुकसान पहुंचाता है ये अम्ल वर्षा, राइट।
अगला देखो दिया गया जल प्रदूषण की व्याख्या कीजिए। तो भी जल प्रदूषण का हमने बताया कि क्या क्या होते हैं, राइट। तो जल प्रदूषण के लिए आप लोग मानव जो जानवर ये सारे इसमें इन्वॉल्व कर देना। दो बार देखो ये क्वेश्चन पूछ दिया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका मृदा प्रदूषण के स्रोतों को बताइए तथा उसे ठोस अपद्रव के रूप में इसको प्रभावित करना है या फिर उसको बताना है, ठीक है। तो मृदा प्रदूषण क्या होते हैं, मृदा प्रदूषण के जो स्रोत होते हैं वो विभिन्न तत्वों से होते हैं, जैसे कि हमारा पेट्रोलियम, क्या होता है, पेट्रोलियम, राइट, पेट्रोलियम से होता है। भूमिगत भंडार टैंकों को ढूंढने, जैसे कि हमारा जो हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, हाइड्रोकार्बन, राइट, पेट्रोलियम, हाइड्रोकार्बन, राइट। तो इन सारे चीजों से जो है हमारा मृदा प्रदूषण होता है, तो इसको भी आप लोग लिख सकते हो। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, अगला हमारा क्वेश्चन है चौथा, यहाँ पे देख सकते हो इसमें भी 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। तो 3 क्वेश्चन में से आपको 2 करने हैं। जल प्रदूषण से बचाव तथा रोग संबंधित नियम, देखो अभी यहाँ पे देखो 3-4 नियम पूछे गए हैं, राइट। तो आप लोग नियम जितने हैं सारे के सारे तैयार कर लोगे, ठीक है। नियम तो 100% पूछे जाएंगे। तो यहाँ से आपको एक चीज क्लियर हो गया कि नियम देखो बार बार पूछ रहा है, हर क्वेश्चन में एक बार पूछ दे रहा है, राइट। तो जल प्रदूषण से बचाव के लिए रोग संबंधी जो नियम होंगे वो इसी से रिलेटेड होगा कि हम अपने जल को किस तरह से बचा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन देखो दिया गया कि ओजोन का निर्माण कैसे होता है तथा पर्यावरण में क्षय ऋतिक को समझाइए। ओजोन का निर्माण कैसे होता है, ठीक है। शायद ओजोन जो होता है O3 होता है, ठीक है, एक बार देख लेना, मुझे भी उतना अच्छे से याद नहीं है, बट O3 ही होता है, देखना, जो कि O+O2 से शायद मिलकर बना होता है, जो कि O3 होता है, राइट। तो इसी से होता है, इसी तरह से होता है, देख लेना। तो ओजोन का निर्माण जो है, ओजोन तब बनती है जब पराबैंगनी किरण ऑक्सीजन मतलब यहाँ पे माइलेक्सियस जो होते हैं उसकी वातावरण में बनाती है, तब इसकी वजह से हमारा जो है ये ओजोन ओजोन का निर्माण होता है। यहाँ पे ओजोन जो है O3 ही होता है, ठीक है, राइट, O3 ही होता है। तो ओजोन का होने का जो है वो पराबैंगनी किरण के जो ऑक्सीजन होती हैं उनकी जो ऊपरी वातावरण होती है उनके वजह से जो है ये बनने के चांस हो जाते हैं। ध्वनि प्रदूषण के स्रोत को बताइए। तो सभी लोग को पता है कि ध्वनि कब होती है। तो देखो अगर आप लोग टीवी को लाउड स्पीकर दे रहे हो तो टीवी में होता है, रेडियो में होता है, राइट, और कूलर में होता है। जहां जहां से वॉइस आता है, स्कूटर में होता है, बाइक में होता है, कार में होता है, बस में होता है, ट्रेन में होता है, जहाज में होता है, राइट, और रॉकेट में होता है, घरेलू सामान में होता है। तो ये ध्वनि प्रदूषण के कुछ स्रोत हैं जहां जहां से हमें ध्वनि सुनने को मिलते हैं। इनकी विधियां क्या है, हम कैसे इसको कम कर सकते हैं, इसके बारे में आप लोग अपने राय दे सकते हैं, राइट। अगला पांचवा देखो क्वेश्चन क्या दिया गया है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं। अब सभी लोग को बताना है कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होते हैं, राइट। तो जो हमारा भूमंडलीय उष्मीय होता है, ठीक है, उष्मीयकरण होते हैं। इसका मतलब है कि वायुमंडल और महासागर के औसत तापमान जब 20वीं सदी से वृद्धि होकर जो है अनुमानित निरंतर बढ़ती रहती है, तो पृथ्वी के वायुमंडल के जो औसत तापमान होते हैं, ठीक है, वो क्या होते हैं, वो वृद्धि हो जाती है। उसकी वजह से हमारा ग्लोबल वार्मिंग जो है वो बढ़ जाती है। तो अगर वायुमंडल या महासागर के औसत जो तापमान है वो अगर बढ़ जाती है किसी की तरह से, पृथ्वी के वायुमंडल के जो औसत तापमान है अगर वो बढ़ जाती है तो ग्लोबल वार्मिंग आ जाती है। तो यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे कि पृथ्वी के वायुमंडल के औसत तापमान यदि बढ़ जाती है, क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ठीक है, तो हमारा क्या हो जाता है, बढ़ जाती है, वृद्धि हो जाती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग, राइट। तो इसको भी पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है, लास्ट में ऐसे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगला देखो दिया गया है कि ग्रीन हाउस प्रभाव क्या होता है, राइट। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, एक क्या होता है, प्राकृतिक प्रक्रिया होती है, राइट, जिसके द्वारा किसी ग्रह या उपग्रह के जो वातावरण में मौजूद जो कुछ गैस वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में मदद करती हैं, राइट। तो हमारा किसी भी ग्रह जो होते हैं, किसी ग्रह या उपग्रह, ये मतलब सैटेलाइट, ठीक है,
उपग्रह में अगर किसी भी वातावरण के मौजूद कुछ गैस वातावरण के तापमान के अपेक्षाकृत अधिक गर्म बनाने में हेल्प करती है। जैसे कि जो हमारा ग्रीन हाउस प्रभाव होता है, इसमें देखो सभी टाइप के इन्वायरमेंट फिट होते हैं, राइट। अगर हमें किसी भी इन्वायरमेंट को ज़रूरत होती है तो हम उस हिसाब से जो है ये ग्रीन हाउस का प्रभाव जो है हम ले सकते हैं, तो अधिक ये गर्म बनाने में काम आता है, ठीक है। तो उसके लिए हम ये ग्रीन हाउस प्रभाव को यूज करते हैं। ग्रीन, ये बिल्डिंग्स के बारे में पूछा गया है, तो ग्रीन बिल्डिंग्स जो आप सभी लोग को पता है कि जो है काफ़ी सारे इंडिया के अंदर भी ग्रीन बिल्डिंग्स बने हुए हैं, ठीक है। शायद मुकेश अंबानी जी ने भी ग्रीन बिल्डिंग्स बनवाए हैं, ठीक है। तो ग्रीन बिल्डिंग्स का मतलब वही होता है कि भवन एक ऐसा भवन होता है जिसमें कि अपने डिजाइन, निर्माण या संचालन में जलवायु संबंधित नकारात्मक भावों को कम या समाप्त करने हेतु जलवायु तथा प्राकृतिक वातावरण में सकारात्मक प्रभाव पैदा करना। इसका मतलब ये होता है कि ग्रीन बिल्डिंग वो होता है जिसमें कि हम पूरा का पूरा जो अपना बिल्डिंग स्ट्रक्चर बनाते हैं, बिल्डिंग का पूरा पूरा का जो स्ट्रक्चर होता है वो पूरा हम अपना प्राकृतिक से, माने जो अपना पेड़ पौधे होते हैं उससे पूरा ग्रीन कर देते हैं, राइट। तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम डिजाइन जो करते हैं, निर्माण जो करते हैं, जो संचालन करते हैं, राइट, उसी को हम लोग बोल देते हैं ग्रीन बिल्डिंग। ग्रीन बिल्डिंग का मतलब पूरा पूरा बिल्डिंग हमारा ग्रीन होगा बाहर से, राइट। तो वही ग्रीन बिल्डिंग होता है। तो कुछ इस तरह से सिंपल सिंपल क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कोई हार्ड क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। ये आपको इंग्लिश में अवेलेबल है, राइट, हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। आप जिसमें कंफर्टेबल हो आप लोग पढ़ सकते हो। ये पीडीएफ मैं जस्ट नाउ अभी मैं टेलीग्राम पे दे दे रहा हूँ, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक है, लिंक क्लिक करो, ज्वाइन करो, इस पीडीएफ को लो, पढ़ो, राइट। और साथ ही साथ अभी क्लास भी चलाऊंगा, बट 2 बजे के बाद चलाऊंगा, राइट। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए टिल देन कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग।